गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज का वीडियो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट 2 पर बन रहा है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी जरूरी चीजों को स्टडी किया था, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओरिजिनेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्या होता है, ग्रेट बाथ के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ग्रेट बाथ से मिलने वाली सारी जानकारियां, सिटाडेल को हमने स्टडी किया था। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप कर रहे हैं इसमें हम। सील्स को हमने स्टडी किया था, कौन कौन सी सील्स हमें मिली है, जिसमें हमने पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील को पढ़ा था। बियर्ड मैन जिसे हमने नाम दिया है, स्टेच्यू जो हमें मिली है मोहनजोदारो से, साथ ही साथ डांसिंग गर्ल के सारे फीचर्स को हमने स्टडी किए थे अपने पिछले पार्ट 1 के वीडियो में। डॉकयार्ड किस प्रकार जो है ये लोग इतना महान काम, इतना बड़ा काम उस जमाने में करते थे, और ग्रेनरीज, अनाज को रखने की जगह, ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और स्क्रिप्ट वगैरह, इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ठीक है, उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो समझ में आया, हालांकि अभी तक इस स्क्रिप्ट को हम पूरी तरह से डेसिफर नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जैसे ही हम समझेंगे वैसे ही हम इसको आगे स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन में, तो सिविलाइजेशन का ओरिजिन हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा इंडियन ओरिजिन और एक है फॉरेन ओरिजिन। फॉरेन ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि कुछ हिस्टोरियंस जो ये मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन का ओरिजिनेशन हमारे यहाँ से, यानी कि इंडियन रीजन से नहीं हुआ, बल्कि ये लोग जो हैं किसी और जगह से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं इसमें, सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ सडन माइग्रेशन। मीन्स कहीं से जो है लोगों का माइग्रेशन होता है और वो लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के यहाँ पर सिविलाइजेशन को डेवलप करते हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऑफशूट था मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, एक्सकेवेशन जो हमने जगह जगह से जो साइट से कुछ चीजें एक्सकेवेट की हैं, तो वो हमें इंडिकेट करती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन की वस्तुओं में भारी अंतर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिसकी वजह से कई सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन की ही एक ऑफशूट ब्रांच थी। एंड लेकिन इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड दैट नो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन पीरियड हैज बीन फाउंड। अगर ये मेसोपोटामियन की ही एक ब्रांच जैसी होती यहाँ पर, या उनकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ होता, तो यहाँ पर अर्ली फेज में भी मेसोपोटामियन के साथ में ट्रेड रिलेशन के कुछ ना कुछ मिलते। लेकिन वो कब मिल रहे हैं? जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी मैच्योर स्टेज पर थी। तो इसका मतलब है कि अगर पहले से नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं था। अब हम आते हैं इंडिजीनियस पार्ट पर। जो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इस सिविलाइजेशन की शुरुआत यहीं से एक स्लो रेट में होती है। द रिसेंट रिसर्चेस शोज दैट द रूट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन लाई डीप इन द इंडियन सॉइल। द अर्बन हड़प्पन कल्चर वॉज ओनली एन आउटग्रोथ ऑफ द एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर। यानी कि शुरुआत में जो है छोटे छोटे गांव थे, वहां से जो है इसकी डेवलपमेंट एक स्लो रेट में, एक लंबे समय के बाद में होती है। और ये कहते हैं ये कोई फॉरेन ओरिजिन नहीं है। These cultures probably contributed to the growth of Harappan civilization, together with the external stimulus provided by trade conflicts with the Mesopotamian। हाँ, हम ये तो मानते हैं कि एक समय पर आकर के ट्रेड होता है मेसोपोटेमिया के साथ में, लेकिन इससे ये नहीं क्लियर होता है कि यहाँ पर मेसोपोटेमिया की वजह से ही इस सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है। ये एक सेपरेट है और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन एक सेपरेट सिविलाइजेशन है, जिनमें कुछ भी लेना देना नहीं है। Some historian found some marked similarities between the pre-Harappan and the proto-Harappan culture। प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर में हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, जैसे कोट दीजी, आमरी, कालीबंगन, यहाँ पर जो ग्रेनरीज है, डिफेंसिव वॉल्स हैं, और दूर दूर तक किए जाने वाले जो ट्रेड रिलेशंस है, ट्रेड सेटलमेंट्स हैं, वो हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। यानी कि जो प्री हड़प्पन है, जो मैच्योर हड़प्पन फेस है, या फिर प्रोटो हड़प्पन फेस है, उनमें एक
इस तरह का संबंध दिखाई देता है कि पहले से डेवलप होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के या उससे जो है इन हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको इसको इस तरह से स्टडी करना है कि किस तरह से आप प्रूफ करेंगे कि इट वाज एन इंडिजीनियस ओरिजिन या फिर जो है इट वाज ए फॉरेन ओरिजिन। पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट इकट्ठे कर दिए हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। अगर हम सिविलाइजेशन की एक्सटेंट की बात करें तो ये सिविलाइजेशन जो है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये सिविलाइजेशन की जो वेस्ट कोस्ट है, वो इस मैप में जो आपको दिख रही है, जो वेस्ट पार्ट है वो सुक्टा गैंडोर है, और वो कहां पर है, वो पाकिस्तान में है। और इधर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 सेकेंड, हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये ईस्टर्न एक्सटेंट है। नॉर्थ में मांडा यहाँ पर एक्सटेंट है, राइट, नॉर्थ में मांडा एक्सटेंट है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है साउथ में दैमाबाद, राइट। तो ये एक्सटेंशन है। लगभग डिस्टेंस इसका देखें तो नॉर्थ और साउथ में 1400 किलोमीटर और ईस्ट और वेस्ट का 1550 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। ये सिविलाइजेशन लगभग ट्राइंगुलर शेप में है, ऐसे करके अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल सा बनता है, ट्राइंगुलर शेप की ये सिविलाइजेशन है, राइट। सुक्ता गैंडोर आप याद रखेंगे, ये आपका जो है वेस्टर्न साइड पर। इसी तरह जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आलमगीरपुर गंगा यमुना द्वापर हिंडन नदी है, वहां पर ये स्टेब्लिश है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और भाग तरफ या फिर दैमाबाद नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंशन के बारे में। अब इसके बाद हम समझेंगे अर्बन प्लानिंग। देखिए जैसे इसमें आपको अवशेष में दिखाई दे रहा है, ये इनकी प्लानिंग है। ये बीच में जो है एक चौड़ी सी सड़क आपको दिख रही है, ठीक है। इधर पे एक साइड पे आपको घर दिखेंगे और दूसरी साइड में आपको घर दिखेंगे, राइट। तो ये जो आपको अलग अलग जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये इस चीज का सबूत है कि इनकी टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी थी। अगर आप यहाँ से देखें इस नीचे वाले डायग्राम में, तो एक सड़क ऐसी जा रही है, ठीक है, और दूसरी सड़क ऐसी जा रही है। तो ये जो रोड है, ये जो काट रही है एक दूसरे को, बिल्कुल एक राइट एंगल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, और एक दूसरे को काट रहे ग्रिड पैटर्न में। इसी की अगर दूसरी इमेज आप देखें तो ये आपको जो है यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है इधर से ऐसे जाने का, ठीक है। चलिए तो कुछ फीचर्स पढ़ते हैं इसके। देखिए ईच सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रेज्ड एरिया। एक को बोलते थे सिटाडेल, ठीक, और जो दूसरा लोअर पार्ट होता था उसको बोलते थे लोअर टाउन या फिर टाउन प्रॉपर। द सिटाडेल owed its height to the surrounding which were constructed on the mud brick platform, ठीक। द सिटाडेल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन बाय ए वॉल। ये जो सिटाडेल जो होता था ऊपर वाला हिस्सा, इसके चारों तरफ जो है ऐसे करके एक बाउंड्री बॉल बनी होती थी। वो बाउंड्री बॉल जो है इनके लिए प्रोटेक्टिव वॉल हुआ करती थी। तो ये सिटाडेल का अपना एक फीचर था जो पीछे भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो हमें कहाँ पे मिलती हैं, सिटाडेल में मिलती हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि सिटाडेल वो जगह थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती थी। द लोअर टाउन हैड द रेसिडेंशियल बिल्डिंग वेयर द पीपल लिव्ड एंड वर्क। लोअर टाउन की बात करें तो अधिकांश लोग जो है वो यहीं पर ही रहा करते थे। मेन स्ट्रीट फॉलोड ए ग्रिड पैटर्न। अभी मैंने आपको बताया था ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, जब एक सड़क ऐसे आती है और दूसरी सड़क ऐसे काटती है, तो पूरा का पूरा शहर जो है इस तरह से ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड था, जैसे आज के समय पे हमारी प्लैन्ड कॉलोनीज बनती हैं उसी तरीके से। फिर देखिए द हाउसेस एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वर राउंडेड टू अलाउ द कार टू पास। अगर हम यहाँ पे घर की बात करें तो घर हमारे जो है, जो कॉर्नर वाला घर होता था उसको, उसकी जो है कॉर्नर वाले घर की बाउंड्री ऐसे ना हो करके, बल्कि जो है बाउंड्री ऐसे होती थी। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक घर की बाउंड्री ऐसे आ रही है तो ऐसे करके गोल जाती थी, जिससे कि वहां से निकलने वाली जो कार्ड्स हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। तो द स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल सो दैट द, ये जो स्क्वायर जो यहाँ पे जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स बनते थे, ठीक। तो
तो ये हो गए अर्बन प्लानिंग के कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो उस जमाने में लोग फॉलो किया करते थे। अब जो है पर्टिकुलर हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हाउसेस के इंटीरियर वाला पार्ट। ठीक है, बाहर वाली प्लानिंग तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली है, अब इसमें पढ़ रहे हैं। द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए सेट प्लान। ठीक है, एक प्रॉपर से प्री सेट प्लान हुआ करता था, तब जाकर के उस पे घर बनाते थे ताकि वो घर जो है फ्लड जैसी दिक्कतों से उनको बचा सके। सो देयर वर वेरिएशन इन साइजेस ऑफ द हाउसेस। ये तो जनरल सी बात है, हर समय पर हर शहर में हर गांव में अमीर लोग और उससे गरीब लोग और बहुत अधिक गरीब लोग रहा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मकानों के अवशेष मिले हैं, ठीक, एक्सकेवेशन में, तो सिंगल रूम से लेकर के बिगर हाउसेस तक मिले हैं जहां पर 12 रूम तक के घर होते थे। इन बड़े घरों में जो है लोगों के अपने प्राइवेट वेल्स थे और टॉयलेट्स भी हुआ करती थी। देखिए उस जमाने में क्लीननेस की तरफ कितना ध्यान था इन लोगों का। जो घरों के एंट्रेंस होते थे वो कभी भी जो है मेन रोड की तरफ नहीं होते थे, बल्कि घरों के एंट्रेंस हमेशा जो है जो नैरो लेन होती थी वहां की तरफ हुआ करते थे। ठीक, और जो भी स्ट्रीट वहां पे दूसरी स्ट्रीट को काटेगी वो राइट एंगल में ही हमेशा काटती थी। यहाँ पर किचन भी होती थी। ठीक, किचन जो है वो हमेशा शेल्टर्ड के एक कॉर्नर वाले कोर्टयार्ड के एक कॉर्नर वाले हिस्से में और ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर मकान में स्टोर रूम हुआ करते थे, वेल चैम्बर्स हुआ करते थे, राइट, जहां से जो है वो अपने सामान को भी रख सकते थे और कुएं से पानी निकालने के लिए एक उनकी सेपरेट प्लेस होती थी। राइट, ये मकान जो है इनके ब्रिक्स के बने होते थे और वुड्स के बने होते थे। ईच हाउस हैज डोर, विंडोज। ठीक है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान था, तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो है विंडोज डोर्स वगैरह जो है रखा करते थे। डोर्स एंड विंडोज ओपन ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो मेन रोड की तरफ जो है ये डोर्स विंडोज नहीं खुलते थे, ताकि जो है मेन रोड पर चलने वाले लोगों को, कार्ड्स को किसी तरह की असुविधा ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हाउसेस के बारे में। अब इसके बाद हम जानेंगे ट्रेड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ट्रेड किया करते थे। अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो हड़प्पन्स कैरी ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन द स्टोन, मेटल्स, शेल। इंटरनल ट्रेड में जो है वो इन सब चीजों का ट्रेड किया करते थे विद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट मीन्स जहां तक उनकी सिविलाइजेशन थी वहां तक। दे डिड नॉट यूज मेटल मनी। इस समय अगर हम बात करें तो मनी का इस्तेमाल ना के बराबर था, वो इस्तेमाल करते थे बार्टर सिस्टम का। ठीक है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब हमारे पास मनी नहीं होती है, इन एब्सेंस ऑफ मनी पीपल एक्सचेंज देयर कमोडिटीज वर्सेस कमोडिटीज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी के पास गेहूं है तो किसी के पास चावल है, तो वो व्यक्ति अपने गेहूं दे करके उससे चावल खरीद सकता है। इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो मोहनजोदारो से ट्रेड होता था, हड़प्पा, लोथल, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहां पर मेटलर्जी का काम होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, ब्रॉन्ज बनता था। यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज की खोज हो चुकी थी इस समय तक, टेन, जिंक, इनकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो ये इनका मेटलर्जिकल वर्क होता था। यहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे डिफरेंट काम के लिए, वेपन्स बनाए जाते थे, किचन वेयर जैसे किचन में इस्तेमाल करने के लिए जो चाकू वगैरह, नाइफ्स वगैरह जो जरूरत पड़ती है, उन सब का इस्तेमाल किया जाता था और उन्हें ट्रेड के लिए इधर से उधर भेजा जाता था। अगर हम राइस की बात करें तो राइस का व्यापार कहाँ से होता था, तो उसको इंपोर्ट किया जाता था पंजाब से। ठीक है, इंपोर्टेड टू पंजाब, सॉरी, पंजाब के लिए जो आज का जो पंजाब है इस क्षेत्र में जो साइट थी वो गुजरात से इसको इंपोर्ट किया करती थी। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, पंजाब में इंपोर्ट किए जाते थे गुजरात की तरफ से, और गुजरात में कहां से, लोथल एक स्पेशल और स्पेसिफिक सेंटर था। इसके अलावा लोथल वाली जगह से और सुरकोटता से कॉटन के मिलने के अवशेष मिलते हैं, तो यहां से कॉटन का व्यापार भी होता था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बनावली एक्सेट्रा इन सब के लिए भेजा जाता था। अगर हम बात करें बालाकोट और चनहुद्रो, ये इंपॉर्टेंट सेंटर होते थे बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर थे। और लोथल और चनहुद्रो ये बीड्स बनाने के लिए भी जाने जाते थे।
यहाँ पर बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो ये इंटरनल ट्रेड के बारे में बात हो गई। एक बार फिर बताते हैं, इंटरनल ट्रेड विद इन हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड करते थे। इंपॉर्टेंट चीज इसमें स्टोन, मेटल, शेल्स का इस्तेमाल होता था। राइस गुजरात के क्षेत्र से पंजाब के क्षेत्र में जाती थी। लोथल सुरकोटदा जो है कॉटन प्रोवाइड कराते थे। इसी तरह जो है बालाकोट और चनहुदरो जो है बेंगल मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। लोथल और चनहुदड़ा बीड्स भी बनाते थे और वो उसको एक्सपोर्ट किया करते थे। अब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब आउट ऑफ देयर सिविलाइजेशन, जैसे कि मेसोपोटामिया भेजते थे और अदर जो है कंट्रीज में वो ट्रेड किया करते थे। तो कहाँ से ट्रेड करते थे? डेफिनेटली कोस्टल रीजन से ही वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो कोस्टल रीजन से जब वो ट्रेड करेंगे तो मेसोपोटामिया के लिए ट्रेड कर कहाँ से करते थे? लोथल से, सुरकोटदा से। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लिए ट्रेड किया करते थे और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। दे हैड ऑल्सो सेट अप अ ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान विच फैसिलिटेट ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया। right? Mesopotamian records from about 2350 BCE onwards refers to trade relation with मेहलुआ। यहाँ देखिए टर्म यूज हो रही है मेहलुआ। ये मेहलुआ क्या है? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम मेहलुआ कहते थे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि दिस वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द इंडस रीजन। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर्स टू द टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग सेंटर्स। जैसे होता है ना, किसी दूसरी दो बड़ी जगहों के बीच में ट्रेड कर रहे हो तो बीच में कुछ और जगह भी पड़ती है। तो ये जो है उन जगहों में ट्रेडिंग सेंटर के रूप में एक दिलमुन नाम का बड़ा सेंटर पड़ता था बीच में, इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम उसे, और माकन। तो विच ले बिटवीन द मेसोपोटामियन एंड द मेहलुआ। मेसोपोटामिया और मेहलुआ के बीच में दो बड़े सेंटर ये पड़ते थे। डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स ऑल्सो इंडिकेट ट्रेड। यहाँ पर जो है शिप्स और बोट्स के सील्स पर चित्र मिलने की वजह से ये दर्शाता है कि ये लोग शिप्स, बोट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी ट्रेड इनका होता था। फिर हड़प्पन मर्चेंट्स वर एक्सपोर्टिंग टू एंड इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशियन साइट्स। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका रीजन से और अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। कॉपर राजस्थान से और साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान और अरेबिया से। लीड की बात करें तो फ्रॉम इधर ईस्ट और द साउथ इंडिया। ठीक, ये सारे मटेरियल्स इनको जो है एक्सटर्नल ट्रेड के रूप में कुछ अपना सामान वहां पहुंचाते थे और कुछ उनकी कमोडिटीज यहाँ पर लेकर आते थे। दिस वाज देयर एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसके बाद हम इनके वेट और मेजर्स को पढ़ लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट वेट और मेजर्स थे। जैसे आज के समय पे हमारे यहाँ पर होते हैं 100 ग्राम का होता है ना, 500 ग्राम का वेट होता है, ऐसे ही 50 ग्राम का होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये इसी तरह के वेट एंड मेजर्स है, लेकिन हमारी आज के जो है जो बाट होते हैं उस तरह से नहीं है। तो इसमें लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्टोन्स वेट्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के समय पे हमें इस तरह के पत्थर मिले हैं जो हमने माना कि ये वजन तौलने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्यूबिकल स्टोन के रूप में है ये, और इनके जो बेसिक यूनिट थी वो 16 थी। ठीक, और आज के समय पे हमने उसको तौल के देखा तो वो 14 ग्राम का निकलता है। तो ये क्या होता है? सबसे पहले छोटी यूनिट जो है वो अगर 32 की है तो उसके बाद दूसरा उससे बड़ा बाट 48 ग्राम का है, फिर जो है 64 का है, फिर 128 का है, एंड सो ऑन। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया 50 ग्राम का एक होता है, फिर बीच में 70-80 ग्राम का कोई बाट नहीं होता है, फिर 100 ग्राम का होता है ना, फिर इस तरह से जो है 200 ग्राम का होता है, पर 300 ग्राम का नहीं होता है, 500 ग्राम का होता है। इसी तरह से जो है इसी बेसिक तरीके से इन्होंने भी अपने तौलने के बाट बना रखे थे जिसके अनुसार वो वस्तुओं को नापा करते थे। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से जो है टॉयज वगैरह मिले हैं, खिलौने टाइप के मिले हैं। ये जो खिलौने जो हमें मिले हैं ये एक्चुअली हैं तो खिलौने, लेकिन इसकी आधार पे हम ये मान सकते हैं कि इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता होगा, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता होगा। राइट, तो देखिए सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स वर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो। ए टेरेकोटा मॉडल ऑफ शिप वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द लोथल। लोथल से जो है एक टेरेकोटा मॉडल शिप मिला, यानी कि वहां शिप चलते थे। ठीक, पॉइंटिंग टू द यूज ऑफ द शिप्स। बोट्स वर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर टू द सिटीज।
अब सीधी सी बात है, प्रोडक्शन सेंटर से अगर दूर दूर तक ले जाना हो तो डेफिनेटली रिवर का ही इस्तेमाल किया जाता था। फॉर इनलैंड ट्रेवल देयर इज इनफ एविडेंस फ्रॉम द टेरेकोटा मॉडल ऑफ बुलेट कार्ड्स मिलने से ये हमें समझ में आता है कि ये लोग बैलगाड़ियों से भी ट्रेड किया करते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ कार्ट ये हमें मिला, जिसमें ड्राइवर भी बैठाला हुआ दिखाया गया, जैसे आप यहाँ पे ये देखें ड्राइवर बैठा हुआ है, राइट। एंड कार्ट यूज्ड इन दोज डेज रीअसेंबल द मॉडर्न इक्का। अगर हम समझें तो ये कार्ट जो है उस समय के, जैसे आज के समय के इक्का होते हैं जिसपे घोड़ा बांध के चलाया जाता है, एक घोड़ा वाला जो होता है, उसी तरीके के हमें मॉडल यहाँ पर मिलते हैं। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया करते थे अपनी कमोडिटीज का एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। अब हम बात करेंगे इनके आर्ट एंड क्राफ्ट के। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर हम बात करें तो देखेंगे, देखिए ऑल द वर्क ऑफ हड़प्पन आर्ट इंक्लूडिंग द फिगरीन्स। फिगरीन्स में हमने पीछे पढ़ा था ना, जैसे कि ये देखिए बेडेड मैन है, डांसिंग गर्ल की स्टेच्यू है। फिगरीन हमें क्ले की मिली है, फिगरीन जो है हमें टेरेकोटा की मिली है। फिगरीन की अगर हम बात करें तो हमें स्टोन, ब्रॉन्ज, ये सब जो है फिगरीन हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक। ए पीस ऑफ वोवेन कॉटन, यानी कि बुना हुआ जो कॉटन है उसकी भी हमें यहाँ पे पीस मिल रही है, विच वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। अगर हमें जो है कॉटन की, कपड़े की या कॉटन की अगर हमें कोई पीस मिल रही है तो इसका मतलब होता है कि इस समय पर सिलाई की, बुनाई की व्यवस्था भी रही होगी, राइट। चलिए, तो द हड़प्पन प्रैक्टिस बोट मेकिंग, यहाँ पे बोट मेकिंग का काम होता था, सील मेकिंग का काम होता था, ये सब इनके आर्ट एंड क्राफ्ट का ही हिस्सा है। ओके, द सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेट ऑन द सील्स एंड टेरेकोटा फिगर्स इंक्लूड्स द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हमें जो है चित्र उस पे मिले हैं। तो ये सब क्या है, अगर वो ये सब चित्र बना पा रहे हैं तो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का ही तो पार्ट हुआ ना। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आप इनमें से जो है कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपके आंसर को पूरा करेंगे। द ह्यूमन फिगरीन की बात करें तो ह्यूमन फिगरीन हमें यहाँ पर मिलती है जिसमें हैवी ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, ज्वेलरी है, ठीक है, हेड गियर मतलब मुकुट पहना हुआ है, जो जिसको हमने मदर गॉडेस का नाम दिया है उसने या उसकी फिगर में, फिगरीन में हेड गियर भी पहना हुआ है। Among the inanimate objects of the most common were the terracotta models of the bullock cart and the plugs, right? द गोल्ड स्मिथ की बात करें तो यहाँ गोल्ड स्मिथ थे, ज्वेलरी का, गोल्ड का आविष्कार हो चुका था, गोल्ड की चीजों का इस्तेमाल होता था हड़प्पा की लास्ट फेज तक आते आते। तो ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड अदर प्रीसियस स्टोन्स ये सब यूज होते थे। लेकिन अगर गोल्ड की ज्वेलरी बना सकते हैं तो ये भी इनकी एक बेटर अचीवमेंट थी, इनके आर्ट और क्राफ्ट का हिस्सा थी, ठीक है। बीड मेकिंग का काम ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट में ही आने वाले फीचर्स हैं इनके। हड़प्पा प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोट्री विच वॉज मेड ग्लॉसी एंड शाइनी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए जो पोट्री हमें मिल रही है, ये पोट्री जो है शाइनी है, इसमें पॉलिशदार है ये, ठीक है। देन अर्थन वेसल्स एंड पोट्री क्राफ्टेड ऑन द पॉटर्स व्हील। अभी जो पॉटर्स व्हील होता है ना, जो कुमार का जो वो क्या कहेंगे हम उसे, जिसपे वो गड़े बनाता है, ठीक है। तो उसका जो पहिया जो होता है व्हील, उस व्हील पे जो बनाता है उसके बने हुए ये सारे के सारे मटके हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर इस तरह का आर्ट भी बहुत अच्छे से लोगों को आता था, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल डिजाइन में हमें ये मिलते हैं। द लार्ज जार विद द नैरो नेक, अगर हम बात करें ये वाला जार, ये जो है एक लार्ज जार है और नैरो नेक है, इस तरह के भी हमें यहाँ पर पॉट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके आर्ट एंड क्राफ्ट के। देखिए क्या बेहतरीन कलाकारी ये आज से 5000 साल पहले भी कर सकते थे। अब हम कुछ स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कल्पचर्स में अगर हम बात करें तो स्कल्पचर्स जो है यहाँ पे स्टोन के, ब्रॉन्ज के और टेरेकोटा के बने मिलते हैं। A large number of stone images have been found. Terracotta figurines have been found in the large number from the Harappan settlement. ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरेकोटा इमेज इज दैट ऑफ मदर गॉडेस। यहाँ पे हमें एक इमेज मिलती है, एक स्टेच्यू मिलती है जो मदर गॉडेस की है। मैं आपको जो है मदर गॉडेस की स्टेच्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर
अगर आप देखें इस वाली स्लाइड में तो ये इस तरह की एक इमेज जो मिल रही है, ये मदर गॉडेस की इमेज है। ठीक है, और भी जो है आगे स्लाइड में अगर आती है तो मैं आपको वहां पर इंडिकेट करूंगा। देयर आर अ फ्यू फिगरीन्स ऑफ द बियर्डेड मेल। एक जो है हमें, जो मैंने आपको स्टेच्यू दिखाई थी बियर्डेड मेल की, पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाते हैं, ये वाली बियर्डेड मेल की ये स्टेच्यू है। तो ये भी जो है हमें कहाँ पर मिलती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, जो इनके स्कल्पचर टेक्निक को दर्शाती है कि हाउ एडवांस दे वर। राइट, बहुत सारी हमें मेल और फीमेल फिगरीन्स मिली हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। राइट, ब्रॉन्ज कास्टिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है बेहतरीन कलाकृति में थी। ब्रॉन्ज की स्टेच्यू बनाते कैसे थे, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस की मदद से ये लोग जो है मेटल की स्टेच्यू बना सकते थे। इन दिस प्रोसेस वैक्स फिगर वर कवर्ड विद ए कोटिंग ऑफ क्ले। क्या करते थे, एक वैक्स की फिगर बना करके और क्ले से, मिट्टी से जो है उसकी कोटिंग कर दिया करते थे। देन द वैक्स वाज मेल्टेड बाय हीटिंग एंड द होलो माउल्ड्स thus क्रिएटेड वाज फिल्ड विद द मोल्टन मेटल। जैसे गर्म करने पे जैसे जैसे वैक्स उससे मेल्ट होता चला जाएगा तो वो बाहर निकलता जाएगा और मोल्टन मटेरियल उसी जगह पे आकर के उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, और बाद में ऊपर से जो है क्ले को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वही बेहतरीन फिगर निकल के बाहर आ जाएगी। तो आप लोग याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक, अगर हो सके तो आप मुझे बताएं कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से हड़प्पन सिविलाइजेशन ने कौन सी अपनी मास्टरपीस डेवलप की है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। A number of bronze figures of animals, buffalo and rams and some models of carts have been also unearthed, यानी कि इन्हें भी खोजा गया है। एनिमल्स की फिगर, बेफेलो, रैम्स, रैम्स मीन्स है भेड़े, ये सब भी जो है यहाँ से खोजी गई हैं। अब हम बात करेंगे इनके ड्रेस और ऑर्नामेंट की। ठीक है, जो भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर इनके ड्रेसेस की बात करें तो हमें पता लगता है कि ये लोग जो हैं धोती पहना करते थे, पुरुषों के लिए धोती पहना करते थे और शॉल ओढ़ा करते थे। ठीक है, जो मैंने आपको बेडेड मैन की स्टेच्यू दिखाई थी उससे पता लगता है शॉल ओढ़ा करते थे। और वुमेन जो है यहाँ पे स्कर्ट पहना करती थी, ऐसा पता लगता है। और ऊपर से एक कपड़ा पहनती थी जिसे क्लॉक बोलते हैं। क्लॉक बेसिकली क्या होता है, एक बड़ा सा कपड़ा जो है हम ऊपर से, एक बड़ा सा ऐसा कपड़ा जिसे हम ऊपर से नीचे तक एक सिंगल कपड़े के रूप में पहन सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, क्लॉक बोलते हैं। राइट, द डिस्कवरी ऑफ नीडल्स एंड बटन्स, यहाँ पे सुइयों की भी डिस्कवरी होती है। मोहनजोदारो से वुवेन सिले हुए कपड़े का अवशेष मिलता है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इन लोगों को कपड़ा बुनना, कपड़ा सिलना, बनाना आता था। राइट, तो ये इनकी अचीवमेंट्स जो है ड्रेसिंग के क्षेत्र में थी। और ड्रेसिंग स्टाइल में जैसे धोती, शॉल, स्कर्ट, क्लॉक, ये सब चीजें पहना करते थे। ऑर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों लोग ही ऑर्नामेंट पहना करते थे। सम ऑफ द कॉमन ऑर्नामेंट वर नेकलेसेस। ठीक है, ये भी आप मार्क कर लीजिए, नेकलेसेस, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स, नोज रिंग, फैन शेप्ड हेयर ड्रेस और ईयरिंग, ये सब पहना करते थे। इसमें से देखिए फैन शेप्ड हेयर ड्रेस शायद आपके लिए नया शब्द हो। ये जो है मुकुट की तरह जो है सर के पीछे की तरफ इस तरह से पहना जाता था कि जिससे बैक साइड का सर पूरा कवर हो जाता था। इस तरह का ऑर्नामेंट था। ऑर्नामेंट जो ये लोग यूज करते थे वो गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे और प्रीसियस स्टोन और आइवरी के बने हुए ऑर्नामेंट्स ये लोग पहना करते थे। ठीक है, तो इस मामले में भी हमें समझ में आ रहा है कि दे वर टू एडवांस एट दैट टाइम। अगर हम जो है टॉयज और एम्यूजमेंट की बात करें तो जो पीछे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताया था, ये वाला चित्र दिखाते हुए, ये सब एक्चुअली टॉयज हैं। टॉयज के ही रूप से हमें पता लगता है, ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल करते होंगे। तो पीपल प्लेड गेम्स, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स। ठीक है, वो जो है कई तरह से अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे, जैसे कि डाइस का गेम खेला करते थे। ठीक है, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। म्यूजिकल पार्ट की बात करें तो उनके पास जो है ड्रम होता था, लायर होता था। लायर की इमेज मैंने आपको ये दिखाई है, इस तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब उस समय पर किस तरह का रहा हो ऐसा कुछ हमें एक्सकेवेटेड नहीं हुआ है, हमने वहां पे जो एक्सकेवेशन की उसमें नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह की जो अवशेष या वो सब मिलते हैं तो लायर जैसा कोई इक्विपमेंट उनके पास रहा होगा।
अगर हम देखें तो जो है टॉयज के रूप में तो बर्ड्स के टॉय, एनिमल्स के टॉय, आज भी तो ऐसे ही होता है, बच्चे जिन टॉयज से खेलते हैं वो टॉयज जो है एनिमल्स बर्ड्स के ही तो सबसे ज्यादा होते हैं, कार्ट के होते हैं। ठीक है, उस समय बैलगाड़ी के टॉयज बनाए जाते थे, आज के समय पे ट्रक, ट्रेन, इनके कार, इनके टॉयज बनाए जाते हैं। तो उसी तरह से बिसिल्स भी हमें यहाँ से मिलती हैं, तो बिसिल्स वगैरह बजाए करते थे ये लोग। ठीक है, तो ये सब इनके जो है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का कोई एक रीजन नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन रहे हैं। तो हम उन सभी रीजंस को और कहाँ पे क्या हुआ होगा, हमें वहां पे किस आधार पे हम ये कह सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन में जो है एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है फ्लड। फ्लड में क्या हुआ होगा, मोहनजोदारो जो जगह है, मोहनजोदारो में जो है फ्लड आया होगा। ठीक है, दे हैव इन्फर्ड दिस द फैक्ट दैट हाउसेज एंड स्ट्रीट एट मोहनजोदारो वर फाउंड कवर्ड विद सिल्टी क्ले। यहाँ क्या था, यहाँ पे जो है नीचे मकान जो है सिल्टी क्ले, जैसे नदी जो मिट्टी लेके आती है ना, उसके नीचे दबे हुए मिले हैं। तो एक आइडिया लगाया जाता है कि इस समय पर यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा कि बाढ़ आई होगी, फ्लड आया होगा, और उस फ्लड में ये मकान दब गए होंगे, लोग कुछ भाग गए होंगे और कुछ लोग दब के मर गए होंगे। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है फ्लड यहाँ पे हुआ होगा। राइट, तो अर्थक्वेक भी एक रीजन बताते हैं, रिवर्स ने अपना कोर्स बदल दिया होगा, ऐसा हो सकता है। राइट, तो इस तरह से अर्थक्वेक को भी एक रीजन मानते हैं, और मोहनजोदड़ो के खत्म होने के पीछे एक रीजन जो है अर्थक्वेक भी है। दूसरा एक रीजन बताते हैं इंक्रीज्ड एरिडिटी। आप देखिए आंसर लिखने के लिए जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसका इस्तेमाल करिए, इससे आप अपने आंसर कंपाइल कर सकते हैं। इंक्रीज्ड एरिडिटी, एरिडिटी मतलब होता है खारापन आना। तो क्या होता है, ये रिवर्स जो है जो पहले जिस जगह से निकलती होंगी, अब टेक्टोनिक प्लेट की कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से रिवर का कोर्स चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो जब रिवर का कोर्स चेंज हुआ होगा तो ये रिवर्स जो है वो अनफर्टाइल, ये जगह जो है वो अनफर्टाइल रह गई होगी, और अनफर्टाइल जगह जो है किसी काम की नहीं है। तो ये लोग जो है वहां से शिफ्ट होकर के आज के गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में आके बस गए होंगे। तो एक रीजन हम ये मान सकते हैं इनके डिक्लाइन होने का। फिर एक रीजन हम लेके चलते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कैसे है, अब क्योंकि ये जो है ईंटें पकाते थे, ये मेटलर्जी का वर्क करते थे, ठीक है, ये जो है ज्वेलरी का वर्क करते थे, तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होती थी, इनको मेल्ट करने के लिए हीट। राइट, तो हीट के लिए ये लोग लकड़ियां काटते होंगे, लकड़ियों को जला करके ईंटों को पकाते होंगे और मेटलर्जी वर्क करते होंगे। तो इससे ये आइडिया लगता है। इसके अलावा जो है ये स्टोन वेयर, बोट्स वगैरह बनाना, इन सब चीजों के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाना, इन सब चीजों के लिए भारी मात्रा में लकड़ियां काटी गई होंगी, और लकड़ियां काटने से वहां पे डिफोरेस्टेशन हुआ और वो जगह जो है अनफर्टाइल हो गई। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट, ये भी इससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे हो सकता है कि अटैक भी हुआ हो। तो हमें मोहनजोदारो में एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर एक साथ 13 मेल्स, फीमेल्स और 1 चाइल्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो है 13 मेल्स, फीमेल और 1 चाइल्ड के जो है हमें कंकाल मिल रहे हैं, स्केलेटन मिले हुए हैं नीचे दबे हुए एक साथ। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नरसंहार हुआ हो, और किसके द्वारा किया गया हो, तो एक आशा है या एक मतलब आशंका है कि ये आर्यंस के काम थे, जो इस सिविलाइजेशन के बाद आके इस रीजन में, इस क्षेत्र में सेट हुए थे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा। आप लोग जो है दोनों पार्ट अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, कंटेंट साथ में है, जिससे आप अपने आंसर कंपाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।